फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने आपको मानव भूगोल में अध्ययन करने वाले तथ्यों के बारे में बताया था और विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल में किन किन तथ्यों को अध्ययन के योग्य समझा है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों की। अब मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत, जब मानव भूगोल में निहित तथ्यों का समुचित अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो ये भी महसूस हुआ कि कुछ सिद्धांत बनाए जाने चाहिए जिनके सहायता से मानव भूगोल को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अब इनमें यहाँ पर भूगोल शास्त्री जो थे फ्रांसीसी, उन्होंने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है विकास और सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में सभी विद्वानों ने ये बात की कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कोई भी वस्तु, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, भौतिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह का हो, तो आपकी उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक स्थायी रूप आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो मानव समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना, जनसंख्या में अन्य क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और खान पान की आदतें आना, तो परिवर्तन हो जाता है। या फिर आप भौतिक स्तर पे भी देखेंगे तो जब हमें लगता है कि ये जो भी भौतिक स्वरूप हैं ये अचल हैं, स्थिर खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप भौतिक भूगोल में अपर्दन के कारक पढ़ेंगे तो उनमें आपको समझ आएगा कि अपर्दन के कारक निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब अपर्दन के कारकों में आप देखेंगे कि नदी के कार्य हैं, हिमानी के कार्य हैं, भूमिगत जल के कार्य हैं, आपकी वायु के कार्य हैं। इन सब के कार्य लगातार चलते रहते हैं। ये किसी भी स्थल खंड पर लगातार रगड़ के द्वारा, पानी में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय और अपर्दन का कार्य निरंतर होता है और वो भौतिक स्वरूप लंबे समय में परिवर्तित होते रहते हैं। अब चूंकि हमें एक ही जीवन में ये दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें लगता है कि ये सारे जो स्थल रूप हैं वो स्थिर रूप में खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिरता जैसा कोई शब्द प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन बहुत आवश्यक भी है और प्रकृति में परिवर्तन एक नियम भी है कि जब तक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, नए आविष्कार और नए रूपों का जन्म नहीं होगा। अब जैसे कि आप ऐसे देखें कि किसी भी चीज़ को यदि हम जड़, यानी हमारी परंपराएं, अब आप ऐसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि पहले की तरह हम ये मान लें कि नहीं ऐसा ही होगा, जो भी नियम है वो जो हमारे घर में परिवार में दादाजी ने बना दिए वही चलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि जो दादाजी ने बनाए वो हमारे पिताजी ने कुछ उसमें परिवर्तन करके हमारे अनुकूल बना दिए। फिर अब जो हम बना रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधाजनक करते हुए बना रहे हैं। तो प्रत्येक समय में मनुष्य की क्रियाओं में भी चेंज होता है, मनुष्य के खान पान में चेंज होता है, मनुष्य के वस्त्रों में चेंज होता है, मनुष्य के सोच में चेंज होता है परिवर्तन के साथ। अब तकनीकी विकास जिस तरीके से होता जा रहा है, अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोगों के हाथ में आजकल एक गैजेट हमेशा रहता है, एक मोबाइल जैसी चीज़ जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, वो आपके हाथ में हमेशा रहती है। जबकि आज से 30 साल पहले इसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी कि हर आदमी के हाथ में ऐसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप कहीं भी किसी भी स्थान पर खड़े खड़े विश्व में कहीं भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक तकनीकी विकास है और इस तकनीकी विकास में हम
कितने आगे आए हैं, कितना लाभ हमें मिल रहा है। जैसे इंटरनेट की सुविधा का हमें बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। हम उसके द्वारा घर बैठे बैठे ही विश्व की सारी जानकारी उस पर ले लेते हैं। तो ये हमारी एक परिवर्तनशीलता ये हो गई है कि पहले हम मानचित्र ढूंढते थे, फिर कंप्यूटर आया, तब कंप्यूटर साइबर कैफे पे जाते थे या हमारे घरों में कंप्यूटर लेते थे, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेने होते थे। लेकिन अब हमारे हाथ में ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसे हम जैसे ही ओपन करते हैं वैसे ही पूरे विश्व की जानकारी हमारे सामने खुली होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मानव समुदाय में दिखाई देता है। इसी तरह से प्राचीनतम समय से जो भी तटीय क्षेत्र हैं या जो भी पहाड़ पठार जो हमें दिखाई देते हैं कि नहीं ये ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों सालों से उन पर अपरदन कारक कार्य कर रहे हैं और परिवर्तन निरंतर हो रहा है, बाह्य शक्तियों के द्वारा भी और आंतरिक शक्तियों के द्वारा भी। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिना परिवर्तन के जड़ जो है, जड़ स्थिति का मतलब ही है मृत प्राय हो जाना। यानी यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो विकास की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें प्रोफेसर ब्रुंश ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को एक परिभाषा दी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, या उसका ह्रास हो रहा है यानी कमी आ रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये ब्रुंश महोदय के विचार हैं और उन्होंने ये कहा कि पूरी पृथ्वी ही परिवर्तनशील है, कोई भी स्थायी स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि या तो बहुत ज्यादा कोई वस्तु बढ़ रही है या कोई संसाधन या वस्तु ऐसा है जो घट रहा है। अब इसमें भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो संसाधन हैं जिन्हें हम बना नहीं सकते उनकी मात्रा में कमी आ रही है, उनके लिए हम निरंतर नई खोजें कर रहे हैं और जनसंख्या जो है वो निरंतर पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। तो इन दो एग्जाम्पल से मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस परिवर्तन के पीछे जो शक्तियां काम करती है वो प्रोफेसर ब्रुंश ने उनको दो श्रेणियों में बांट दिया। ब्रुंश महोदय के अनुसार पहली शक्तियां वे हैं जो भौतिक शक्तियां कहलाती हैं। अब भौतिक शक्तियों में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? भौतिक शक्तियों के अंतर्गत हम पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियां, अब इन दोनों को भी वैसे आप लोग सब भौतिक भूगोल में इन सब के बारे में पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। भौतिक शक्तियां वही मतलब बाहरी शक्तियां में आते हैं अपर्दन और अपक्षय के कारक। अपर्दन और अपक्षय के जितने भी कारक हैं, जैसे मैंने अभी बताया, प्रवाहित जल, हिमानी, भूमिगत जल, वायु, ये सब लगातार, समुद्री लहरें, ये लगातार पृथ्वी के बाहरी रूप से धीरे धीरे लगातार काम करती हैं और उस परिवर्तन को हजारों सालों में देखा भी जा सकता है। जैसे तट और ज्यादा कट जाते हैं, उनका स्थल खंड टूटकर समुद्र में मिल जाता है। पहाड़ी इलाकों में बहुत बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं जो लगातार अंदर से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय जब होता है तो बड़े बड़े भूखंड पर्वत से टूटकर नीचे गिरते हैं। तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं जो जल्दी से हमें देखने को, आंखों से हमारे एक ही जीवन में देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी परिवर्तन लगातार चलता रहता है। फिर आंतरिक शक्तियां वो जो हमारी प्लेट्स हैं, हमारी प्लेट्स का खिसकना, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, ये सब आंतरिक शक्तियां जो बड़े स्तर पर
बहुत बड़े स्तर पर पृथ्वी में परिवर्तन करती हैं और वो दिखाई भी देता है। चाहे कहीं भी भूकंप आए, हमें पता लगता है कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ वहाँ की वो जो बेल्ट है, अक्सर ऐसा होता है कि उसको भूकंप बेल्ट ही, जैसे जापान है वहाँ अक्सर भूकंप आते हैं, तो उन्होंने अपनी दिनचर्या जीवन को ही भूकंप के अकॉर्डिंग बना लिया। अपने घर, अपने सामान इसी तरह से बनाने लग गए जैसे कि उनको जब भी भूकंप आए और नुकसान हो तो वो वापस उसकी भरपाई कर सकें। तो ये आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। उसके अलावा सौर शक्ति, यानी दिन भर सूर्य का चमकना और रात में शीतलता का आना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है कि सौर शक्ति जो है वो आपके बहुत सारे स्थल रूपों पर प्रभाव भी डालती है और परिवर्तन भी करती है। इसके बाद आपकी पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें दिन और रात आपके होते हैं, जिनमें आपके वार्षिक गतियाँ, दैनिक गतियाँ, अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी आपके दिन रात, वार्षिक में आपके ऋतु परिवर्तन, और इसके अलावा आपके जलवायु परिवर्तन। फिर आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं जैविक शक्तियाँ सम्मिलित की गई हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आपको ज्ञात ही है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और जिसमें स्थलखंड पर लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण परिवर्तन आते हैं, तो उनको भी आपके भौतिक शक्तियों में सम्मिलित किया गया है। जैविक शक्तियों में पशु, मानव, ये सब भी आते हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति को लगातार नष्ट करते रहते हैं। उसके बाद आपकी सांस्कृतिक शक्तियाँ आती हैं, और सांस्कृतिक शक्तियों में जितने भी कार्य मानव के द्वारा किए जाते हैं, उसमें आपके चाहे खाने खोदना हो, कृषि कार्य हो, उद्योग धंधे हों, आपके यातायात के लिए रोड्स बनाना हो, आपके शहरों में मकान बनाना हो, ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आपकी प्रकृति को प्रभावित करती रहती है। जैसा कि आजकल हम ये कहते हैं कि प्राकृतिक जंगलों को मिटाकर हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। अब ये कंक्रीट के जंगल क्या हैं? ये हैं आपकी पक्की सड़कें, आपके पक्के मकान, क्योंकि आपने कच्चा, जो मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति थी या मिट्टी के साथ जुड़े रहने की प्रवृत्ति थी, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हुए हमने पक्का, मजबूत, हर चीज़ पक्की कर दी है। तो जैसे आप देखते हैं कि वर्षा का पानी बहकर इधर उधर व्यर्थ चला जाता है, जो पहले कच्ची भूमि होने के कारण वहीं पृथ्वी भूमि के अंदर चला जाता था और उस मिट्टी को नमी लगातार काफ़ी लंबे समय तक प्रदान करता था। लेकिन चूंकि अब हमने कंक्रीट का बना दिया है सब कुछ, तो वो बहकर नालों में और ऐसे ही कहीं कहीं एकत्रित होकर व्यर्थ हो जाता है। वो हमारी कृषि और भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाता है। तो ये इस तरह से सांस्कृतिक शक्तियाँ और भौतिक शक्तियाँ पृथ्वी पर लगातार परिवर्तन करती हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम लोगों का लगातार ये चलता है कि एक वस्तु प्राप्त होने के पश्चात दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए वापस से आप तकनीकी विकास और संसाधनों को जुटाने में लग जाते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि कहीं भी कोई विकास है तो वो आपकी द्वारा भौतिक क्रियाओं का और सांस्कृतिक क्रियाओं का परिणाम है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत आज हम इस वीडियो में समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी पार्थिव एकता का सिद्धांत।